नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने महाराणा मोकल तक की जो बात थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर अपन जो है महाराणा मोकल से आगे वाली जो बात है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चूंकि जैसा कि आप जानते हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो अपन मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। शुरुआत की बातें सारी कर ली थी, फिर बापा रावल के बारे में पढ़ा था, फिर रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था, फिर महाराणा हमीर, महाराणा खेता, महाराणा लाखा और महाराणा मोकल तक का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब आगे वाली बात करनी है अपने को। तो अपन को पता है कि मोकल जो थे वो महाराणा कुंभा के पिता थे। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था। अगर हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो कोई पूछ ले आपसे तो भी महाराणा मोकल था, मोकल। ठीक है। एक इनकी मम्मी का नाम क्या था ये भी ध्यान रख लेना, सौभाग्य देवी परमार। कुछ बातें मैं आपके सामने अभी क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद अपन आगे वाली बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो कोई भी अपन राजवंश पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी बड़े शासक हैं, जैसे भाई मान लो महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा है, या अपन मान लो मारवाड़ के अंदर पढ़े तो राव मालदेव है, राव जोधा है, जसवंत सिंह है, या बीकानेर में भी ऐसे पढ़े, या आमेर में आप सवाई जय सिंह, मान सिंह आमेर कोई भी पढ़ो, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो शासन काल होता है वो सारा का सारा अपन को याद करना पड़ेगा। छोटे मोटे राजा जितने भी हैं बाद वाले, उनके आप याद नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन जो बड़े राजा हैं उन सभी के शासनकाल आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो पूछ लेगा महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हुआ या वे शासक कब बने, तो वो सन अगर अपन को याद होगा तो आप कभी भी उसमें गलती नहीं करोगे। दूसरी बात ये पूछ ले कि भाई महाराणा कुंभा का निधन कब हुआ था, जैसे एक बार रीट वाले में आया था महाराणा सांगा का निधन कब हुआ, तो अगर वो समय याद होता है ना अपन को तो प्रॉपरली उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बड़े जो राजा हैं उन सारे राजाओं के आपको सन याद रखने हैं। तो ये इनका याद रखना भाई 1433 में राजा बने थे, 68 तक रहे थे। पहली बात, 33 में शासक बनते हैं, ये इनके राजा बनने का समय है, 68 तक रहे थे, इसका मतलब है कि जब इनका निधन होगा ना तभी ये उस राजकुर्सी को छोड़ेंगे। पहले कोई प्रधानमंत्री की तरह या राष्ट्रपति की तरह को उम्र का उसमें क्राइटेरिया होता नहीं था, जब राजा की डेथ होती थी तभी नया राजा बनता था। तो 68 तक ये रहे थे, 33 के अंदर ये क्या बने थे, यहाँ पर शासक बने थे। पहली बात। फिर दूसरी बात एक और मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। अपन जब भी राजा महाराजा पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे राजा आपने पढ़े होंगे, जैसे भाई महाराणा सांगा, प्रताप, बड़े बड़े राजा, राव मालदेव, जोधा, जसवंत सिंह, कल्याणमल, राय सिंह, उसके बाद में अनूप सिंह वगैरह वगैरह, और आमेर, केन, पृथ्वीराज चौहान, और भी चाहे जैसलमेर वाले, भले चाहे आप रणथंबोर के चौहान पढ़ो, भले कानड़देव चौहान पढ़ो, कोई भी पढ़ो, राजस्थान के जितने भी बड़े अपन राजा पढ़ते हैं उन सभी राजाओं के बारे में अपन ने पढ़ा है कि किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर वे अत्यधिक टैलेंटेड हुआ करते थे। इस बात को थोड़ी सी आप समझना। जैसे भाई मैं आपको अगर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाता हूं तो आप पढ़ते हो कि महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि उन्होंने आजीवन अकबर के साथ में संघर्ष किया। अकबर की अधीनता उन्होंने अपने जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं की, भले उन्हें बुरे से बुरे दिन जो थे वो उनको देखने पड़ गए, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। यही जो है उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। इसके अलावा उनकी लाइफ के अंदर या उनका इतिहास जब भी पढ़ाया जाता है तो उसमें कोई अलग से बात नहीं की जाती है। जैसे ना तो उन्होंने कोई निर्माण कार्य में विशेष योगदान दिया, दो चार निर्माण कार्य करवाए हैं बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन कोई बड़ा या विशेष योगदान नहीं है, या कोई चित्रकला शैली के अंदर या कोई किसी कोई साहित्यों के अंदर उनका विशेष योगदान नहीं है। या फिर अगर आप राणा सांगा पढ़ो तो महाराणा सांगा का एक ही उद्देश्य था कि वे सुबह उठते ही लड़ते थे और शाम तक जो थे वे लड़ते ही रहते थे। उन्हें लड़ाई करना सबसे ज्यादा प्रिय था, इसलिए कर्नल टॉड कहता है कि वे सैनिक भग्नावशेष है, यानी एक सैनिक की तरह लड़ते रहते और सैनिक की तरह उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से आप मालदेव पढ़ो, 52 युद्धों का विजेता। इसी प्रकार से जितने भी राजा पढ़ो, हर एक व्यक्ति एक डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड था। पूरे राजस्थान का, इवन तत्कालीन समय के इतिहास का, जब ये महाराणा कुंभा जो थे वो हुए थे, उस पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई राजा जो सिर्फ और सिर्फ सारे डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड रहा हो, वो कौन था? महाराणा कुंभा था। अपन पढ़ते हैं कि कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया है। अपन पढ़ते हैं कि कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। अपन पढ़ते हैं कि कुंभा ने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी, इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अपन पढ़ते हैं कि कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। अपन पढ़ते हैं कुंभा ने प्रशस्तियां लिखवाई। अपन पढ़ते हैं कुंभा ने मंदिरों का निर्माण करवाया।
और पूरे उस समय के राजस्थान के आसपास के राजाओं के अंदर किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो महाराणा कुंभा को हरा सका। इसलिए सब डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड या हरफन मौला खिलाड़ी या इंग्लिश में जिसको ऑलराउंडर कहते हैं, वो शासक अगर कोई हुआ था उस समय तत्कालीन राजस्थान के इतिहास में, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है महाराणा कुंभा। तो कुंभा इतने महानतम शासकों में से एक था। और कोई भी राजा महान तब बन सकता है जब वो निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्र हो। जो शासक निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होता है वो कभी भी जो है महान शासक नहीं बन सकता। जैसे नरेंद्र मोदी की वर्तमान में गवर्नमेंट है राजस्थान भारत के अंदर, वो गवर्नमेंट जो है वो आप सारे जानते हो कि निर्णय लेने के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए वो अपने मन से जो भी काम करते हैं तो इतने सारे बदलाव वो भारत के अंदर कर पाए। अगर कोई सरकार, अगर यही सरकार अलायंस के अंदर होती, गठबंधन में होती या किसी और विदेशी ताकत का इसके ऊपर अधिकार होता तो ये इस प्रकार के निर्णय नहीं ले पाती। अपन कहते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, तो संप्रभुता का मतलब ही है कि अपन अपने निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। तो महाराणा कुंभा को अगर स्वतंत्र शासक बनना है, महान राजा बनना था, तो निर्णय लेने की क्षमता इनके हाथ में रखनी थी। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब महाराणा कुंभा शासक बने उस समय मेवाड़ के ऊपर पूर्ण रूप से मारवाड़ के एक व्यक्ति का अधिकार था जिसका नाम था राव रणमल। क्या नाम था? राव रणमल। राव रणमल के एक पुत्र थे जिनका नाम है जोधा, और जोधा जी भी उस समय कहां पर थे? मेवाड़ के अंदर थे। तो इन दोनों ने मोकल जी के समय से ही पूर्ण रूप से अधिकार करके रखा हुआ था। मोकल जी के समय से ही ये वहां पर रहते थे, सारे आदमी इनके थे, सेनापति इनके थे, जोधा जी खुद वहां पर तैनात थे, राव रणमल जी वहां पर तैनात थे। तो अब कुंभा जब राजा बना तो उसे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बनना है तो सबसे पहले किसको रास्ते से हटाना है? राव रणमल को रास्ते से हटाना है। और किसको रास्ते से हटाना है? राव जोधा जी को रास्ते से हटाना है, अगर मुझे जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या बनना है? शासक बनना है। तो पहली समस्या जो थी वो महाराणा कुंभा के सामने राव रणमल और राव जोधा की थी। दूसरी समस्या जो इनके सामने थी वो ये थी कि इनके पिता के हत्यारे थे चाचा मेरा और मेहपा पवार। इन तीनों ने इनके पिता मोकल की शिकार खेलते समय हत्या की थी। और मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी कहा था कि शिकार खेलते समय हत्या करने के बाद में ये मालवा की तरफ भाग गए थे। कहां भाग गए थे? मालवा। क्योंकि उस समय मेवाड़ के पास में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पड़ती थी तो वो कौन सी थी? मालवा, जो एक दूसरी रियासत थी। तो ये भागकर वहां चले जाते हैं। अब जब ये भागकर गए थे तब मेवाड़ के ऊपर अधिकार किसका था भाई? रणमल का था। तो रणमल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राजा की हत्या करके जो व्यक्ति भागे हैं उनको मैं पकड़ूं, उनको मैं मारूं। तो याद रखना, राव रणमल जो है इन तीनों का पीछा करता है, चाचा का, मेरा का और मेपा पवार का राव रणमल पीछा करता है। और पीछा करते हुए वो मेपा पवार को वागड़ के अंदर आदिवासियों की सहायता से मार देता है। किसकी सहायता से? आदिवासियों की। मतलब जब वो जा रहे थे यहां से भागकर तो राव रणमल ने आगे संपर्क किया होगा और वागड़ क्षेत्र के अंदर अपने जो आदिवासी भाई रहते थे, वागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां पर उन्होंने उसको पकड़ लिया। राव रणमल गया पीछे से, उसकी क्या कर दी? हत्या। बचे कौन? चाचा और मेरा। ये भागने के अंदर सफल हो गए और ये दोनों भागकर जो तो मालवा चले गए। तो यानी कि चाचा मेरा मालवा चले जा चुके हैं और चाचा मेरा के मालवा जाने के बीच में मेपा पवार की इन्होंने क्या कर दी है? हत्या कर दी है। अब अपन को आगे वाली बात पढ़नी है, सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, यहां से ध्यान दीजिएगा। अपने पास में यहां मेवाड़ के अंदर जो राजा है उनका नाम है महाराणा कुंभा। मालवा के जो शासक थे उनका नाम था महमूद खिलजी। हालांकि दो हुए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, महमूद खिलजी हिस्ट्री के अंदर दो हुए हैं, फर्स्ट भी हुआ है और सेकंड भी हुआ है। तो दो हुए थे तो इनको मैं फर्स्ट लिखूंगा, और जब अपन महाराणा सांगा पढ़ेंगे तब महमूद खिलजी कौन सा हुआ था? सेकंड हुआ था। तो जब महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे यहां से जा रहे थे तो मेहपा पवार की तो बीच के अंदर वागड़ में ही किसने हत्या कर दी थी भाई? मैंने कहा राव रणमल ने। बचे कौन? चाचा और मेरा। तो चाचा और जो मेरा थे वो किसकी शरण में चले गए? महमूद खिलजी की शरण में चले गए। और जब ये महमूद खिलजी की शरण के अंदर चले जाते हैं तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो महाराणा कुंभा है ये किससे संपर्क करते हैं? महमूद खिलजी से संपर्क करते हैं। और महमूद खिलजी से ये संपर्क करके कहते हैं कि भाई तेरी और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी जो है वो किससे है? चाचा और मेरा से है, इसलिए मुझे इनकी क्या करनी है? हत्या करनी है। आप दोनों ये मुझे दे दो, अगर आप ये दोनों मुझे देते हो तो ठीक है, वरना अपने दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। तो जब कुंभा ने महमूद खिलजी से इस प्रकार की बात कही, लेकिन उस समय के अंदर जो भी राजा होते थे वो अपने शरण में आए हुए शरणागत व्यक्ति को कभी भी वापस नहीं भेजते थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा भेजता था
तो वे ये उसकी कायरता कहलाती थी कि यार आपने अपने शरणागत को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। तो महमूद खिलजी ने इनको देने से इनकार कर दिया। तो याद रखना मित्रों, 1437 के अंदर महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। और आप सारे ही जानते हो कि इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा ने किसको हरा दिया था? महमूद खिलजी को हरा दिया था। तो इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा किसको पराजित कर देते हैं? महमूद खिलजी को पराजित कर देते हैं। महमूद खिलजी हार जाता है और चाचा और मेरा की महाराणा कुंभा के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। यानी कि पहली वाली जो समस्या थी वो क्या हो गई? क्लियर हो गई और महाराणा कुंभा की जीत हो गई। उसने अपने पिता के 2 हत्यारों की वहां पर क्या ले लिया? बदला ले लिया और वहां पर वो जो थे वो जीत गए। अगली बात जो करने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा ने इस युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर एक विक्ट्री टावर बनाया था जिसका नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है भाई? विजय स्तंभ। तो कोई एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस लिए करवाया था, तो आप याद रखना कि 1437 के अंदर महाराणा कुंभा ने किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी को। और महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद में उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। आप सारे जानते हो और कल्चर के अंदर सर आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे कि विजय स्तंभ के बारे में और क्या बात है क्या नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिलें हैं, 122 फीट ऊंचा है। 4 इसके कारीगर थे, जेता, नापा, पोमा और पूंजा। तो जेता, नापा, पोमा और पूंजा 4 इसके क्या हुआ करते थे? कारीगर हुआ करते थे। मेवाड़ के सारे ही शासक जो थे वो महादेव के भक्त थे, उन्हें एकलिंग दीवान कहा जाता था। लेकिन महाराणा कुंभा एक ऐसे शासक थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। तो याद रखना भाई कि जो महाराणा कुंभा ने ये किसको समर्पित किया है? भगवान विष्णु को समर्पित किया है। इसके ऊपर बहुत सारी मूर्तियां हैं। क्या है? बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं या अजायब घर भी कहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, राजस्थान पुलिस का लोगो विजय स्तंभ का बना हुआ है। अन्य इतिहासकारों ने इसको और भी अलग अलग नाम दिए हैं। कल्चर के अंदर सर आपको और डिटेल से सारी बातें बताएंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बता रहा हूँ कि इसका निर्माण जो था वो किस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में किया गया था? सारंगपुर युद्ध को जीतने के लिए किया गया था। 1437 में जीता था। महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी मालवा का था, चाचा मेरा की हत्या की थी। और कुंभा ने ये युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि इसके पिताजी जो थे उनकी हत्या करने वाले इनकी शरण में थे और मेहपा पवार को वागड़ में राव रणमल ने आदिवासियों की सहायता से मार दिया था। इधर इनके पिताजी का नाम मोकल है, मम्मी का नाम सौभाग्य देवी परमार है और ये इनके सामने समस्या थी। 1433 के अंदर राजा बने थे और 68 तक ये रहे थे। राव रणमल और जोधा वाली समस्या की बात अभी मैं आपसे करूंगा। ये वाली अपनी जो समस्या है वो यहाँ पर अपने क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। बात समझ में आ गई? बहुत सारी बातें हैं इनकी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको या फिर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट के बाद में मैं आगे वाली बात आपसे करता हूं। आहा हा। तो मित्रों ये हो गई महाराणा कुंभा की बात। कुछ नहीं, 2 मिनट पानी पिया, गर्मी थोड़ी सी यहाँ ज्यादा हो रही है इसलिए। तो ये महाराणा कुंभा की बात हो गई और शुरुआती दौर की जो इनकी समस्या थी वो समस्या मैंने आपके सामने क्लियर कर ली। अब मैं आपके सामने राव रणमल और जोधा वाली बात क्लियर करूंगा। इसके बाद अपन जो है वो आगे वाली बात के बारे में और पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप सारे मेरी बात। मैं आगे वाली बात आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्या समस्या हुई। राव रणमल जो था ये किसका भाई था भाई? हंसाबाई का। पहली बात तो ये हंसाबाई का भाई था। हंसाबाई की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। और राव रणमल जो था इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जोधा। हंसाबाई के पुत्र थे मोकल और मोकल के पुत्र थे कुंभा। यानी कि हंसाबाई का पोता कौन था? महाराणा कुंभा थे। और उधर जो थे वो जोधा जी जो थे वो इनके भतीजे लगते थे क्योंकि इनके भाई राव रणमल के वो क्या हुआ करते थे? पुत्र हुआ करते थे।
अब राव रणमल की एक प्रेमिका थी जो हंसाबाई की दासी हुआ करती थी, भारमली। ऐसा कहा जाता है कि वो वजन के अंदर काफी ज्यादा भारी थी, 120 किलो के आसपास उसका वजन था। उसको उठाने के लिए 2-4 व्यक्तियों को बुलाना पड़ता था। तो भारी होने के कारण, वजन में हैवी होने के कारण उसका नाम क्या किया गया था, भारमली। ऐसा नहीं है मित्रों, ये बात मैंने आपको मजाक के तौर पर कही है। तो भारमली जो थी, ये प्रेमिका थी राव रणमल की। ऐसा कहानियों के अंदर कहा जाता है कि एक दिन रात के समय शराब पीकर राव रणमल जो था वो भारमली से मिलने गया, और उसने उससे जाकर कहा कि भारमली, मैं तुझे जो है वो मेवाड़ की पटरानी बना दूंगा। क्या बना दूंगा, पटरानी। पटरानी जो है वो सबसे बड़ी रानी को कहा जाता था, जो राजा की पत्नी हुआ करती थी, उसे पटरानी कहते थे। तो कि मैं तेरे को पटरानी बना दूंगा। अब राव रणमल ने जब ये बात भारमली से कही तो भारमली ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो, मैं कैसे पटरानी बन सकती हूँ, मैं तो एक दासी हूँ। पटरानी तो महाराणा कुंभा जी की जो पत्नी होगी वो बनेगी, मैं तो बन ही नहीं सकती। तो राव रणमल ये कहता है कि मेरे जो जीजा जी थे, मेरे जो बहन के पति थे, उनका नाम था मोकल, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उससे सॉरी, उनका नाम था लाखा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उनका बेटा हुआ मोकल, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और अब उनका बेटा राजा बना है जिसका क्या नाम है, कुंभा। और सारा राजपाट मैं ही देख रहा हूँ, सारे आदमी यहाँ पर मेरे हैं, मेरा खुद का पुत्र यहाँ पर रहता है। तो जब सारा मैं ही संभाल रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं यहाँ का क्या बन जाऊँ, शासक बन जाऊँ। यानी मेरी प्लानिंग ये है कि मैं महाराणा कुंभा की क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। और हत्या करने के बाद में मैं स्वयं यहाँ का क्या बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। और अगर मैं राजा बन गया तो भारमली, मैं तुझे यहाँ का क्या बना दूंगा, पटरानी बना दूंगा। भारमली ने कहा, साहब बिल्कुल सही बात है, अगर इस प्रकार से अगर आप करते हो तो हो सकता है कि मैं यहाँ की पटरानी बन जाऊं। भारमली ने ये बात पूरी रात तक अपने पेट के अंदर बड़ी मुश्किल से दबा के रखी, क्योंकि महिला महिला होती है, कब तक आखिर उस बात को अपने पेट के अंदर रखती। तो वो जो भारमली थी वो यहाँ से सुबह होते ही निकली अर्ली इन द मॉर्निंग, और सीधी किसके पास में गई, हंसाबाई के पास में गई। और उनसे जाकर कहा कि हंसाबाई जी, आप जिस अपने भाई के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, इतना विश्वास कर रहे हो, जिनका नाम क्या है भाई, राव चूड़ा, सॉरी राव रणमल, और ये जो है इन्होंने मेरे को कहा है कि वो मेरी, मुझे पटरानी बना देंगे और वो कुंभा की क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। अब हंसाबाई टेंशन में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि बेटा मारा गया मोकल, पति मारा गया लाखा, बचा एक कुंभा है, उसकी भी अगर हत्या कर दी जाती है तो मेवाड़ का राजवंश आगे चलेगा कैसे। तो इसलिए वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो वो ये सोचती है कि अब राव रणमल को रास्ते से हटाया जाए। पर कैसे हटाए, सारे व्यक्ति उसके हैं, सारे लोग उसके हैं, सारे सेनापति उसके हैं, वहां पर उसका खुद का बेटा तैनात है। और ऐसा कहते हैं कि वो शरीर के अंदर भी बड़ा विशाल काय था। मेरी हाइट 6 फीट की है, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि वो मेरे से ही 4 फीट लंबा था, 10 फीट का था, और यूं मतलब द ग्रेट खली टाइप हैवी भी हुआ करता था बॉडी के अंदर। सामने से उससे कोई लड़ नहीं सकता था, सामने से उसे कोई भिड़ नहीं सकता था। इतना खतरनाक व्यक्ति कौन था, राव रणमल। तो उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो अब हंसाबाई को फिर से एक व्यक्ति याद आता है जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। और मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो के अंदर कहा भी था कि कुंवर चूड़ा इन षड्यंत्रों से परेशान होकर जो है वो मालवा चले गए थे। तो इन्हें वहां पर एक चिट्ठी भेजी गई कि कुंवर चूड़ा जी, मेवाड़ को आपकी फिर से आवश्यकता है, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से वापस आइए और मेवाड़ के अंदर आकर इस समस्या का समाधान कीजिए। तो जब जैसे ही कुंवर चूड़ा को ये चिट्ठी मिली कि मेवाड़ को मेरी आवश्यकता है, तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था कुंवर चूड़ा जी, वहां से फिर से सवेरे वाली गाड़ी पकड़ते और गाड़ी पकड़ के सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उदयापोल बस स्टैंड पे उतरे। और यहाँ से फिर वे कहाँ पहुंच गए, चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद में वहां पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ, और उस मीटिंग के अंदर कुंभा जी भी थे, चूड़ा जी भी थे, भारमली भी थी, हंसाबाई जी भी थे, और साथ साथ में वहां उस समय मेवाड़ के जो सेनापति थे जैत्र सिंह चुंडावत, वे भी मौजूद थे। सारे लोग जो भी सामंत वगैरह थे सब मौजूद थे। और मीटिंग के अंदर यह प्लान बनाया गया कि राव रणमल को रास्ते से कैसे हटाया जाए, कैसे इसको मारा जाए। सबने कहा कि विद्रोह तो अपन कर ही नहीं सकते, दूसरी बात कि सीधा उसको कोई मार ही नहीं सकता, इतना ताकतवर है, तो अब क्या किया जाए, कैसे इसको हटाया जाए। तो सबने कहा कि भाई ये काम जो है वो इसको सौंपा जाए, भारमली को, उसकी प्रेमिका को। और एक प्लान बनाया गया कि आज रात के समय जब राव रणमल भारमली के पास आएगा उससे मिलने के लिए, तो भारमली उसे अत्यधिक शराब पिलाएगी। और जब वो नशे में हो जाएगा, जब वो बिल्कुल एकदम नशे के अंदर हो जाएगा, तब सारे अपन अंदर जाएंगे और उसकी क्या कर देंगे, हत्या, क्योंकि नशे में शरीर काम करता नहीं है। और सब सारे मिलकर उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन रात को भारमली जो थी वो 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी, पूर्ण रूप से तैयार होकर बैठी हुई थी। और राव रणमल जो था वो शराब के नशे में था, और रात के समय उसके कक्ष के अंदर एंट्री करता है। तो वो आते ही कहता है कि भारमली जी, आज क्या बात है।
रोज तो आप कभी इतने तैयार होते नहीं हो, आज इतने तैयार होके कैसे आए हो, ऐसा क्या हो गया, आप इतने आज खूबसूरत कैसे लग रहे हो, आपने आज गहने कैसे पहने हैं, आपने आज इतने तैयार के श्रृंगार क्यों किए। तो भारमली फिर वो महिला की अदा के अंदर उससे कहती है कि आप रोज शराब पीकर आते हो, बाहर से पीकर आते हो, मेरे साथ में तो कभी पीते ही नहीं हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे साथ में भी क्या पियो, शराब पियो। तो रणमल को जब इस प्रकार से उसने अपनी अदा के कारण इस प्रकार से आमंत्रित किया शराब पीने के लिए, तो रणमल कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज तो मैं पीते ही हूँ, आज तुम्हारे साथ में भी पी लूंगा। तो राव रणमल और भारमली शराब पीने के लिए बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राव रणमल तो सिर्फ पीता गया पीता गया पीता गया, और भारमली जी जो थी वो इससे ही उसके साथ में एक बहाना करती गई शराब पीने की। बहुत पीता है राव रणमल उस दिन, लेकिन उसको नशा होता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर, 7-8-10 फीट की हाइट उसकी, इतना विशाल खाए तो नशा होने में उसको समय लगे। ऐसा कहते हैं कि कोई रात को 2-4 बजे तक जाते जाते उसको नशा होता है, और नशा होने के बाद में वो अपनी चारपाई के ऊपर जाकर सो जाता है। ऐसा कहते हैं कि वो इतना लंबा था कि जब चारपाई पे सोता था तो उसके इतने पैर बाहर रहते थे। तो जब वो पूर्णतः नशे में होकर जब सो गया, तब भारमली ने उन सबको बुलाया, तब वे सारे एक एक करके उसके अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। रस्सी तो पतली होती है, रस्सा देखा आपने, वो रस्सा जिससे अपन पानी निकालते हैं कुएं से, वो रस्सा लाया गया और उस रस्से से उस पलंग के उस जो भी चारपाई थी उसके ऊपर उसको बांधा गया। बांधने के बाद सारे सैनिक अंदर आए, और कोई उसकी छाती पर बैठान, कोई उसके पैरों पर बैठान, कोई उसकी जांघों पर बैठान, कोई नीचे बैठान, और सबने फिर भाले से उसको क्या स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया। ऐसा कहते हैं कि राव रणमल को बीच में होश आ जाता है, तो वो उठ खड़ा होता है, और जब वो उठता है तो जो उसके ऊपर सैनिक बैठे हुए थे वे उछल उछल के दीवारों से जाकर टकरा गए थे। इतना ताकतवर व्यक्ति कौन था, राव रणमल। और इस प्रकार से इन सभी लोगों ने, जिस प्रकार से अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह के अंदर की गई थी, वैसे राव रणमल की यहाँ पर क्या की जाती है, हत्या की जाती है। तो राव रणमल 1438 के अंदर मारा जाता है, और जब वो 1438 के अंदर मारा जाता है, तब उसका पुत्र जो था, जिसका नाम क्या था, जोधा, वो जोधा किसी अन्य महल के अंदर बैठा बैठा संगीत सुन रहा था। और वो जो गाने बजाने वाले थे वो मारवाड़ क्षेत्र की तरफ से आए हुए। तो उन गाने बजाने वाले को ये लग गया कि रणमल की हत्या हो चुकी है, और अगला नंबर ये लोग किसका लगाएंगे, जोधा का लगाएंगे। तो उस गाने बजाने वाले ने अपने तरीके से गीत गाया कि भाग जोधा भाग थारो रणमल मारियो जाए, भाग जोधा भाग थारो रणमल मारियो जाए। तो जैसे ही उसने ये गाना गाया, तो राव जोधा जी को ये लग गया कि मेरे पिता की क्या हो चुकी है, हत्या, और अब मुझे यहाँ रहने से कोई भी फायदा नहीं है। तो जोधा जी ने वहां से सीधी दौड़ लगाई, और वे जाकर सीधे मारवाड़ चले गए। और इस प्रकार से महाराणा कुंभा जो थे वो इन सभी समस्याओं से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। यानी चाचा मेरा और मेहपा पवार की समस्या भी खत्म हो गई, दूसरी तरफ जो है वो राव रणमल और जोधा जी की समस्या भी यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त। और अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक कौन बन गया, महाराणा कुंभा बन गया।